नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी दरोगा के इस सीरीज़ में जहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ या करवाने वाला हूँ। आज मैं आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि अभी तक के उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस 1991 से लेके 2021 तक के, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? और आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई-बहन कोई भी यदि यूपी दरोगा का की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास बेसिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होने वाली है। तो कृपया आप ये वीडियो उन अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई-बहनों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ओके? तो हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है? तो इसमें इस सीरीज में मतलब इस आज के वीडियो में आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के बने हैं वो सारे मैं करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड कर्जन द्वारा बेसिकली लॉर्ड ये जो वायसराय होते थे बेसिकली या कह सकते हैं गवर्नर जनरल्स जो होते थे जो कि इंडिया में अपॉइंट किए जाते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो सीनियर्स को जनरली यूरोपीय कंट्रीज में लॉर्ड करके सम्मानित मतलब एक संबोधित किया जाता था, ठीक है? तो कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब पारित किया गया? तो आप सभी को पता है जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, ठीक है? अगर डेट हालांकि नहीं पूछी जाएगी आपसे, बस अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि किस ईयर में बंगाल विभाजन हुआ था। और दूसरी बात ये पूछी जाएगी बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखेंगे कर्जन, ठीक है? कर्जन दुर्जन इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे, जैसे जो दुर्जन व्यक्ति होता है वही दो भाइयों को के बीच में दरार डालता है, ठीक है? तो कर्जन जो था उसने दो भाइयों यानी कि भारत में बंगाल विभाजन हुआ था उसकी दरार उसकी नींव रखी थी, ठीक है? तो कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी 1905 में। पूर्वी बंगाल और असम तथा पूर्वी बंगाल और असम का एक भाग तथा शेष बंगाल जो कि दूसरा भाग था, ठीक है? और 1905 ईस्वी को लागू हुआ था और हालांकि इसको बाद में निरस्त कर दिया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है? तो कॉलिन मैकेंजी जो थे इनको भारत का प्रथम जो कह सकते हैं कि महासर्वेक्षक या कह सकते हैं कि सर्वियर जनरल ऑफ इंडिया उन 1815 में इनको नियुक्त किया गया था। तो 1815 में कॉजिन कॉजन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल या महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1815 से 1821 तक इन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन को बनाए रखा या अपने पद पर रहे, ठीक है? अपने पद को धारण किया। और इसके अलावा अगर बात करें कि 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी के सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन 1815 में इस पद को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में बंगाल प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण करने के लिए जेम्स रेनेल की नियुक्ति की थी। तो कुल मिला के अगर आप बात करें 1815 में भारत का प्रथम महासर्वेक्षक, तो 1815 में भारत का प्रथम महासर्वेक्षक जो था वो कॉलिन मैकेंजी था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत सिस्टमैटिक विऔद्योगीकरण, भारत से निर्मित माल के निर्यात में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि। कुल मिला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका विऔद्योगीकरण। भारत में सिस्टमेटिक तरीके से जो विऔद्योगीकरण है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम भारत में सिस्टमेटिक विऔद्योगीकरण था। विऔद्योगीकरण का अर्थ किसी भी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः कम होना। विऔद्योगीकरण में विशेषतः भारी उद्योगों और उद्योगों या निर्माण उद्योगों में कमी आती है। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ था और अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से अधिक व्यापार करके यहाँ पैसा हड़पना था। यही भारत को धीरे धीरे अपना उपनिवेश बना लिया तथा सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले
भारत में मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों का एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से रिक्वेस्ट लेके कौन आया था, वो कैप्टन हॉकिंस था। 1609 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 109, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ब्लू वाटर नीति बेसिकली ये था कि सिंपल सी बात, अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि भारत में कह सकते हैं कि नौसेना का जो जन्मदाता है, आधुनिक नौसेना का, उसको वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। लेकिन भारत की नौसेना का मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जो व्यक्ति था, वो चोल राजा जो राजेंद्र चोल था, उसको माना जाता है। किंतु वर्तमान समय में, या कह सकते हैं कि जो शिवाजी ने जहाँ से नीति सीखी थी, तो वो बेसिकली सीखी थी फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों से। और फ्रांसीसियों का एक गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। ठीक है, ये शायद फ्रांसीसियों का शायद दूसरा या तीसरा ही गवर्नर था। और इसने क्या किया था, इसकी सोच ये थी कि चूंकि भारत का बहुत सारा हिस्सा कह सकते हैं कि समुद्र से कह सकते हैं कि सीमा बनाता है, समुद्र से जुड़ा हुआ है। चाहे आप अरब सागर देख लीजिए, हिंद महासागर देख लीजिए, या फिर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसने ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने एस्टेब्लिश की थी। इसका कहना ये था कि हम अगर पानी पे नियंत्रण कर लेते हैं, तो चूंकि मोस्टली जो व्यापार था वो पानी के थ्रू ही हो रहा था, या कह सकते हैं कि जलमार्ग के थ्रू हो रहा था। तो इसका कहना ये था कि जलमार्ग से अगर कोई भी व्यापार होगा, तो उस पे टैक्स जो है वो हम लेंगे, क्योंकि पानी पे हमारा कब्जा है। तो ये कौन सा था बंदा? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति कह सकते हैं इसको। और इसे 1505 में भारत का पहला ही था ये। ठीक है, पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर पे कंट्रोल स्थापित करना था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी पर डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम का किला बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में अगर आप यूपी के कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले 80% जो एग्जाम्स है, या कह सकते हैं जो 100% एग्जाम है, आप 100% मान के चलिए, उनमें जो जीएस पूछी जा रही है, या जीएस में भी जो किलों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो दक्षिण भारतीय किलों से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप अगर राजस्थान में भी किलों की भरमार है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे किले हैं। हालांकि इनकी अपेक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार में किलों की संख्या कम है, पर फिर भी आप राजस्थान ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे किले हैं, और कई अ, महान-महान राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, या फिर यूपी पुलिस ले लीजिए, यूपी सब इंस्पेक्टर ले लीजिए, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर ले लीजिए, यूपी एएसआई ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप रिसेंटली का उठा के देखेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है? चाहे यूपी पैट ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें अगर किलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो दक्षिण भारतीय किला पूछा है उसने, अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो। तो इसी संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि 22 नवंबर 2021 को जो यूपी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर, यानी कि मसूलीपट्टनम का जो किला था वो बनवाया था? तो ये आपका हो जाएगा डच। आप सभी को पता है मसूलीपट्टनम पे जो कंट्रोल था, या मसूलीपट्टनम जो जहाँ पे मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, वो डचों की फैक्ट्री थी। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम पर का यह मछलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिश हार्बर टाउन, यानी कि मछलियों का एक तरीके से जो स्टोरेज का रहता है जगह। ठीक है, इस शहर की उपस्थिति का संकेत सबसे पहले ग्रीक पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्रकाशित हुआ था। यूरोपीय डचों ने सर्वप्रथम 1605 में ईस्वी में कुतुब शाही सुल्तान के तहत बंदरगाह पर अपना व्यापारिक डेक शुरू किया था और किले का निर्माण करवाया था। भारत में यूरोपियों के आने का सही क्रम, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, और फ्रांसीसी आए थे। और सबसे पहले अगर गए थे, सबसे पहले फ्रांसीसी गए थे, उसके बाद में डच गए थे, फिर अंग्रेज गए थे, और उसके बाद में पुर्तगाली। पुर्तगाली तो अभी गए, जो हमने ऑपरेशन ये गोवा को आजाद करवाया था पुर्तगालियों से। आई थिंक अभी मेरा माइंड से वो स्लिप हो रहा, आई थिंक 1962 में, 62 में या 63 में हमने गोवा को आजाद करवाया था।
ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने गोवा को कब आज़ाद करवाया। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा गया है कि भारत में जो ये ब्रिटिश कंपनियां थी, इनके आने का सही क्रम क्या है, आप इनको मतलब इनके आने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, आप सभी को पता, वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली यात्री था, तो इसको यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, पुर्तगाली के बाद में डच आए थे, ठीक है? और उसके बाद में अंग्रेज आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। क्लियर? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, और अगर वापस जाने की बात करी जाए तो सबसे पहले फ्रांसीसी गए थे, फिर डच गए थे, फिर अंग्रेज गए थे, फिर पुर्तगाली गए थे, ठीक है? और जो कृष्णा नदी पे मसूलीपट्टम का जो किला था, मसूलीपट्टम बेसिकली मछलीपट्टनम इसको बोला जाता है, ये जो किला था वो डचों ने बनवाया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वन पर्पल वन, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच वो पूना समझौता या पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर आप इसके जो कह सकते हैं कि ऑप्शंस देखेंगे, तो सभी ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने मंथ के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 21 नवंबर 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, ये देखिए, ये वाला आया था फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में सेम डेट को, ये वाला आया था सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में सेम डेट को, ठीक है। तो यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पूना समझौता हुआ था, ठीक है। जो पूना समझौता हुआ था वो किस कह सकते हैं कि किस तारीख को हुआ था, या यूं कहें कि कब हुआ था, किस मंथ में हुआ था, ठीक है। जुलाई 1932, नवंबर 1932, अगस्त 1932, या फिर सितंबर 1932। आप हालांकि कमेंट करके बताइएगा ये किस सन में हुआ होगा, हालांकि इसका आंसर है सितंबर 1932 को, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि गांधी जी में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था वो सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसके डिटेल्स हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर, ये देख लीजिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, और इस समझौते के मुख्य प्रावधान ये थे, जो जहाँ की यहाँ पे 4 प्रावधान दिए गए। पहला, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, तथा व्यावसायिक सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही इनको सुरक्षित रख दिया गया। दूसरा कंडीशन थी, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई। तीसरा था, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली या प्रक्रिया, तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। और लास्ट पॉइंट था, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उच्च प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफी काफी भाई मार्क कर लीजिएगा, मतलब मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का जो भारत में कह सकते हैं कि विद्रोह हुआ था, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, उस समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग था। और उसके बाद में इसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि कैनिंग को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1858 में। आप सभी को पता है कि जो भारत था पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था, उसके बाद में इसको ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आ गया था। और लॉर्ड कैनिंग ने जो ब्रिटिश महारानी का जो घोषणा पत्र था वो कहाँ के किले में पढ़ के सुनाया था? वो इसने सुनाया था इलाहाबाद के किले में, या जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है। तो प्रयागराज के किले में लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से भारत भारत के गवर्नर जनरल, या कह सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल ही तो बनाया गया था। हाँ, पहले ही गवर्नर था, उसके बाद में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। वर्ष 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ताज की सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई थी। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पोर्टफोलियो या विभागीय व्यवस्था की स्थापना, व्यक्तिगत व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त करना, आपराधिक क्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित, तथा भारतीय दंड संहिता 1858 जो है वो इसी के समय पे लागू की गई थी, या कह सकते हैं कि आई थी। और वर्तमान में भारतीय दंड संहिता का जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया गया, कमेंट करके आप बताएंगे, ओके। अगर आप यूपी दरोगा की तैयारी करें तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1927 में ब्रसेल्स में विपक्षी राष्ट्रीयताओं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कौन सम्मिलित हुआ था? तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें बात करी जाए सुभाष चंद्र बोस, नहीं।
जेपी नारायण तो उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर नाम था नहीं, आचार्य नरेंद्र थे नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में जर्मन कम्युनिस्ट और वर्कर्स इंटरनेशनल रिलीफ के अध्यक्ष विली मुंजेनवर्ग ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग की स्थापना की पहल की थी। इसमें भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय शामिल हुए थे। इसमें 175 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 22 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को आप। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो भाई सिंपल सी बात है, ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे ही गरम दल और नरम दल जो है एक हो गए थे, इस तरीके से कह सकते हैं। और एनी बेसेंट और जो क्या बोलते हैं इसको, अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में दो गुट जो थे, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई दिया, नरम दल और गरम दल, इन इन दोनों के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप हो गई थी। ठीक है, इनका पैचअप हो गया था। और सूरत अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नरम दल तथा गरम दल में काफी मतभेद था। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रासबिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। और अधिवेशन से पूर्व दोनों दलों में मारपीट हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के में विभाजन हो गया था। और एनी बेसेंट ने कहा, सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या बोल रहा। देखिए, आपको पता है 1905 में क्या हुआ था? अभी मैं बता के आया आपको, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, उस समय कौन था वायसराय? करजन यानी दुर्जन। ठीक है, दुर्जन यानी करजन। ठीक है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और 1907 2 वर्ष बाद ही हो गया था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 1907 में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस एक पार्टी थी। अब वो पार्टी चल रही थी धीरे 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 धीरे, तो वहां पे क्या हुआ था, 1907 आते आते कांग्रेस में युवाओं का कह सकते हैं कि लीडरशिप आ चुकी थी। मतलब युवा भी मैच्योर हो चुके थे। और वो समझने लगे थे कि हाँ, कि अब जो है लड़ाई, थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे इजीली कह सकते हैं कि आजादी तो मिलने से रही। ठीक है, तो जो युवा थे, वो तो सिंपल सी बात, आज का ही जो युवा है, वो इस तरीके से अन्ना हजारे की तरह या फिर गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करने वाला नहीं है। जितना भी युवा होगा, वो या तो भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो करेगा, या सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को फॉलो करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो युवा थे, युवा वर्ग था, वो गर्म दल कहलाया। जो गुस्से वाली प्रवृत्ति के लोग थे, जो मतलब ऑन द स्पॉट अपना क्लियर करो, इस तरीके की मानसिकता के जो लोग थे, वो गर्म दल कहलाए। और वहीं गांधी जी वाला जो ग्रुप था, या जो कह सकते हैं कि बुजुर्गों वाला ग्रुप था, जैसे अभी भी वर्तमान में अगर आप देखें, तो गांव में दो तरीके की मानसिकताएं भी वर्तमान में चल रही हैं। मैं हालांकि बहुत तरीके की होती, पर अगर मैं बिल्कुल आप अपने गांव से संबंधित हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। गांव में एक अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे, एक होता होगा लड़कों वाला ग्रुप, और दूसरा एक होता है बुजुर्गों वाला ग्रुप। ठीक है, तो गांव में सपोज अगर कोई भागवत हो रही है, तो अभी तक क्या होता आया है कि बुजुर्गों जो भी अब वर्तमान में तो बुजुर्ग हैं, किसी टाइम पे मतलब आज से अगर 5 साल पहले, तो वो मतलब वो अभी की स्थिति के अनुसार तो वो थोड़ा यंग रहे ही होंगे। ठीक है, तो उस समय उनके हाथ में पूरा कंट्रोल था। मान लो आपके गांव में कोई भागवत कथा हो रही है, उस समय उनके हाथ में पूरा कंट्रोल रहा होगा। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी था, मतलब व्यवस्थाएं देखी या जो भी काम किया। पर वर्तमान में युवा है, वो आगे आ चुका है, तो युवाओं ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। तो ऐसे में दो अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो गई। एक तो युवाओं के हाथ में जो कंट्रोल है, दूसरा एक जो बुजुर्गों के हाथ में जो कंट्रोल था। ठीक है, तो उन दोनों की विचारधाराओं में आप अगर मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी काम, मान लो सपोज भागवत का ही ले ले रहे हैं, भागवत ये भी जो बुजुर्ग हैं, ये भी भागवत करवा रहे थे, और युवा हैं वो भी करवा रहे हैं। पर इन दोनों की अगर जो मानसिकता की बात की जाए, अगर आप इनके साथ भी बैठ के बात करें और इनके साथ भी बैठ के बात करें, तो आपको जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ युवा है, उसकी विचारधारा अपनी अलग है, काम वही हो रहा, पर वो अपने तरीके से करना चाहता है। और जो बुजुर्ग है, काम वही करेंगे, पर वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कांग्रेस में मतभेद हो गए थे। और ये हुआ था, आप कह सकते हैं कि सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। हालांकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो इसमें
कांग्रेस में दरार पड़ गई थी और कांग्रेस विभाजित हो गई थी गर्म दल में और नरम दल में। इसकी ये तो मुख्य वजह थी। दूसरी वजह ये और थी, मतलब गर्म दल और नरम दल को अलग-अलग करने की, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि अगर गर्म दल वाले जो है, ये क्या है ना, ये गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। इनका काम है, सपोज अगर मान लो कहीं पे अभी आप देख लें, अगर कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और वहां पे कोई भी व्यक्ति मतलब गुस्से में आके पुलिस के ऊपर एक पत्थर मार दे, भले वो धरना प्रदर्शन 10 दिन से चल रहा हो, 20 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा हो, पर अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति है, वो गुस्से की प्रवृत्ति का है, वो आके एक पत्थर अगर पुलिस के ऊपर मार देगा, तो ऐसे में पुलिस को तो बस एक पॉइंट चाहिए ना, और उसके बाद में वो पुलिस उस धरने को इस तरीके से समाप्त कर देगी, यानी कि रौंद के रख देगी, इतना लाठियां बजाएगी। तो गांधी जी की विचारधारा ये थी कि भाई गर्म दल ठीक है, अपनी जगह पे गर्म दल ठीक है, किंतु गर्म दल जो है वो एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। छोटी लड़ाइयों के लिए तो गर्म दल प्योर परफेक्ट है, ठीक है। पर अगर लड़ाई लंबी खींचनी है तो आपको शांत रह के ही, मतलब जैसे कि अभी किसान है, किसान आंदोलन हुआ था, 2.5 साल तक किसान दिल्ली की सीमाओं पे बैठे रहे। वहीं पे अगर कोई दूसरा आंदोलन होता जहाँ पे आगजनी हो सकती थी, हिंसा होती, तो वो ऐसा आंदोलन जो कि आगजनी का है, हिंसा का है या उपद्रव का है, वो आंदोलन 2 दिन में समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में सरकार जो है वो अपनी कार्रवाई करने के लिए फिर उसको बहाना मिल जाता है। तो ठीक यही ये मानसिकता गांधी जी की भी रही थी, तो हालाँकि उस समय उन्होंने गर्म दल और नरम दल को डिवाइड करने के लिए एग्री हो गए थे, ठीक है? दूसरी बात जो गर्म दल था, वो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक थे, लोकमान्य तिलक इनको बोला जाता है, ठीक है? ये इनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, यानी कि अधिवेशन का। और वहीं पहले इन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने लाला लाजपत राय, जो कि एक काफ़ी एक अग्रेसिव लीडर था, ठीक है? लीडर थे, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, साधारण सी बात है ना? तो उनको इन्होंने अपना कह सकते हैं कि जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष बनाना चाहा, किंतु सिंपल सी बात है, जहाँ पे बुजुर्ग बैठे तो बुजुर्ग अपनी चलाएंगे, है ना? बुजुर्ग ही मानेंगे आप नरम दल को। तो फिर नरम दल ने फिर रास बिहारी बोस को इस कह सकते हैं कि उसका अध्यक्ष बना दिया था, अगले जो हुआ था क्या बोलते हैं अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का, ठीक है, उसका अध्यक्ष फिर रासबिहारी बोस को बना दिया था। इस वजह से फिर दोनों में मतभेद हो गए और यहाँ से फिर मतलब कई रीजन रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी वजह, मैंने आपको 3-4 एक्सप्लेन कर दी वजह कि हाँ ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी। कुल मिला के आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से 1907 में कांग्रेस पार्टी में नरम दल और गरम दल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। और उसके बाद में 1916 का अधिवेशन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता अगर आपने कमेंट कर दिए तो ठीक है, वरना इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सरोजिनी नायडू जी ने की थी, जो कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश की पहली अ, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। शायद सरोजिनी नायडू ही थी भारत उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, या देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल थी या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, जो भी थी आप कमेंट करके बताइएगा, मेरा स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और 1916 में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए, भूदान आंदोलन जो था ये विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। और इन्होंने दक्षिण भारत का, वर्तमान में जो तेलंगाना स्टेट है, तत्कालीन आंध्र प्रदेश था, ठीक है, या मद्रास प्रेसिडेंसी आप मान सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो वहां से इन्होंने क्या किया था, चूंकि 1947 में भारत आजाद हो चुका था, ठीक। तो 1947 में आजाद होने के बाद में भारत की जो कह सकते हैं कि खेती थी या जमीन थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भारतीय जमींदार लोग थे या उच्च वर्ग थे, ठीक है, उनके पास में था। तो भूदान आंदोलन के तहत जो विनोबा भावे जी थे, इन्होंने ये जो भूदान आंदोलन था ये पूरे भारत में चला था। इन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की थी, सपोज जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास में 1000 बीघा जमीन थी, ठीक है? तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सभी जो जमींदार थे, जो सम्मानित वर्ग था, जो भी उच्च वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, उससे आके रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास में 1000 बीघा जमीन है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा जो गरीब, शोषित, दलित और वंचित वर्ग है, उसको अगर देना चाहें तो आप हमको दे सकते हैं। हम उस जमीन को उस वर्ग में बाँट डिवाइड कर देंगे जिसके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो इस आंदोलन में हालाँकि बहुत सारे, एक बड़े स्तर पर बहुत लोगों ने, जितना जिसके पास में जिसकी जो भी श्रद्धा थी उसके अनुसार उन्होंने जमीन दी। सपोज जैसे मेरे पास 1000 बीघा थी, तो मैंने 500 बीघा अपने पास रख ली और 500 बीघा मैंने विनोबा भावे जी को भूदान आंदोलन के तहत दे दी थी और उससे उन्होंने
वो 500 बीघा ज़मीन हमारे ही गाँव के जो अन्य वर्ग के जो लोग थे जिनके पास में ज़मीन थी नहीं, वो फिर ज़मीन उन्होंने उन उस वर्ग में डिवाइड कर दी थी, ठीक है? तो ये था भूदान आंदोलन। तो बात ये है कि ये भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये आज़ादी के बाद में हुआ था, 1948 में हुआ नहीं था, ठीक है? सा 61-60 तक तो आते-आते भाई हमारे यहाँ पे हमारे चाइना से लड़ाइयों की माहौल बन चुका था और ये जो हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखिएगा, सेम 1951 में भारत में एक कह सकते हैं कि अमेंडमेंट आया था या संविधान संशोधन आया था, वो भूमि सुधार से ही संबंधित था, वो भी 1991 में आया था और उस संविधान उस कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन था, वो जो एक्ट था, उसका अगर आप उसकी उद्देश्य की बात करें, तो उसका उद्देश्य भी संपन्न लोगों से ज़मीन लेना ही था, ठीक है? और ये जो भूदान आंदोलन था, इसको कहते हैं रक्तहीन क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 13 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में यूपी दरोगा के ही एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन 116 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, मैंने आपको बताया था पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, उसके बाद में डच भारत में आए थे, फिर अंग्रेज भारत में आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी भारत में आए थे। मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो पुर्तगाली यात्री था, कौन था? वास्को डी गामा। ये 17 मई 1498 को भारत का जो पश्चिमी तट है, कालीकट तट केरल का, वहां पे ये पहुंचा था और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी पहली बार, देखो, अंग्रेज जो आए थे वो 1599 में आए थे और फ्रांसीसी आए थे वो 1664 में आए थे, ठीक है? क्लियर? अगला क्वेश्चन, 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है? मैं ऊपर भी आपको बता ही चुका हूँ, ये था आपका भूदान आंदोलन, ठीक है? एक्सप्लेन मैं पूरा कर चुका हूँ कि क्या था भूदान आंदोलन। क्लियर? पर और हम जो बचे हुए आंदोलन से, देखो, भूदान आंदोलन का तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 1951 में हुआ था, ठीक है? और तेलंगाना, वर्तमान तेलंगाना के का एक डिस्ट्रिक्ट था पोचमपल्ली, वहां से और आचार्य विनोबा भावे ने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है? और इनकी ये जो कह सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जी के शिष्य थे। एक और आंदोलन था सर्वोदय आंदोलन, ये भी विनोबा भावे ने शुरू किया था, ये 1951 में किया था, ठीक है? दूसरा आंदोलन है ग्राम स्वराज्य आंदोलन, तीसरा आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, ये तो आप सभी को पता ही है, सॉरी, खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है? ये क्यों हुआ था? ये कह सकते हैं कि जब खलीफाओं पे अटैक कर दिया था अंग्रेजों ने, जो टर्किश जो ऑटोमन एम्पायर था उसको समाप्त कर दिया था, उसके विरोध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुआ था। मतलब भारत का जो मुसलमान वर्ग था, मुस्लिम वर्ग था, उसने भी अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया था। उस तरीके से इसको खिलाफत आंदोलन नाम रखा गया था इसका, ठीक है? अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने थी? भाई ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर। इसमें बहुत सारे बच्चे अंबेडकर लगा के आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हरिजन संघ का नाम आप देख लेते हैं, मतलब जो भी बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, पर ध्यान रखिएगा, जो हरिजन संघ की स्थापना हुई थी वो की थी महात्मा गांधी जी ने 1932 में, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगर इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा आगे पढ़ना चाहें, तो राष्ट्रपिता गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में दिल्ली में की थी, ठीक है? और वह 1933 में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका भी एक निकाली थी जो कि उसका नाम भी था हरिजन, ठीक है? 1933 में नामक पत्रिका प्रारंभ किया था और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था, यानी कि हरिजन संघ का ये कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिश किया था या कह सकते हैं कि स्थापना की थी वो गांधी जी ने की थी, लेकिन हरिजन संघ का जो अध्यक्ष बनाया था वो घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साइमन कमीशन के ही विरोध में जो लाला लाजपत राय जी थे उन पे लाठीचार्ज की थी पुलिस ने, वो उसका विरोध कर रहे थे लाहौर में, ठीक है? और वहीं पे लाहौर में लाठीचार्ज हुई थी जिसमें लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से और काफी उनको काफी गंभीर चोटें आई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी के एवज में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी जो भी क्रांतिकारी थे जो कि आचार्य के सदस्य थे, ठीक है? ब्रह्म दल के जो लीडर्स थे, इन्होंने मिलके जो पुलिस अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में कई सारी बातें हुई थी।
ठीक है। तो कुल मिला के बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ठीक है, ये बेसिकली आया तो 1927 में था। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अभी 2 दिन पहले यूपी दरोगा का एग्जाम हुआ है। यूपी जो इसका था मिनिस्ट्रियल वाला जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, सेम यही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया कि यूपी में साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, तो वहां पे 1927 उन्होंने दे रखा था। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और ब्रिटिश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ये 1928 में भारत आया था। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीय आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में, ये देखिए सेम वही लिखा है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का जिनका विरोध हुआ लाहौर में। और वहां पे पुलिस की बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के द्वारा वो पुलिस बुरी तरीके से घायल हो गए। और उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उन्होंने बोला था, ये जो डायलॉग है ये उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर बरसाई गई हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और वही हुआ। अ, कालांतर में समय बदला, क्रांतिकारियों का नजरिया बदला, और धीरे धीरे लास्ट में 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 20 साल बाद 1948 आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 120। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य। जैकोबिन क्लब बेसिकली ये फ्रांस का एक क्लब था, जो कि फ्रांस की कह सकते हैं जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उसमें 20 पावरफुल या पैसे वाले लोगों को मिला के उन्होंने एक क्लब का निर्माण किया था। उसमें उसका ये सदस्य था, ये किंग। आप बताइए उस किंग का नाम क्या है, या वो राजा कौन था जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष वृक्ष लगाया था। ठीक है, तथा जैकोबिन जैकोबिन क्लब का वो सदस्य था। सआदत खान, सफदरजंग, हैदर अली, टीपू सुल्तान। देखिए, सआदत खान ये तो था नहीं, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सफदरजंग ये दिल्ली से संबंधित है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये दो में हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, मैं नॉमिनेशन का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर आप याद है तब बहुत वेल एंड गुड। हैदर अली जो था टीपू सुल्तान का पिता था। टीपू सुल्तान का बाप था हैदर अली। ठीक है, और हैदर अली को मार दिया था अंग्रेजों ने, तो उसके बाद में टीपू सुल्तान राजा बना था। टीपू सुल्तान ही था चूंकि ये एक कह सकते हैं कि राजा का पुत्र था। कई लैंग्वेजेस की इसको जानकारी थी। ये फ्रांस जाके इसने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो था, यही इसी ने श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, सफलता का वृक्ष लगाया, जिसको ट्री ऑफ लिबर्टी बोला जाता है। ठीक है, और यही व्यक्ति था जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, सॉरी 121। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन। सिंपल सी बात है यार, देखो असम में होगा नहीं, लाहौर में होगा नहीं, यूएसए में क्या होएगा। और जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो लंदन में ही हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और दूसरी बात, प्रश्न इस तरीके से आता है कि भारत का वह व्यक्ति जिसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो कौन था? ध्यान रखेंगे इस बात को। वह व्यक्ति जिसने भारत के सभी जिसने ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सभी गोलमेज सम्मेलन में, जिनको बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भाग लिया था, वह व्यक्ति था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को डॉट 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 से अधिग्रहित किया था। अल्बुकर्क जो था ये कह सकते हैं कि ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था अल्बुकर्क। और इसने क्या किया था, इस फ्रांसीसी था या पुर्तगाली? अल्बुकर्क पुर्तगाली, पुर्तगाली था ये। अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर था, और इसने गोवा को कह सकते हैं कि छीन लिया था। किससे छीन लिया था गोवा को? अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों से तो नहीं छीना, क्योंकि अंग्रेज तो पुर्तगालियों के बाद में आए थे। ठीक है, बीजापुर का सुल्तान कृष्णदेव राय, उस समय तक भाई देखो कृष्णदेव राय का तो शासन ही समाप्त हो चुका था। कृष्णदेव राय तो जो कौन सा था, बहमनी साम्राज्य था ना, हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो वहां के सबसे बचा बीजापुर का सुल्तान और हैदराबाद का नवाब। अब हैदराबाद ही होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैदराबाद, अगर भारत का मैप आप देखें
तो हैदराबाद बेसिकली इस एरिया में पड़ता है, जो कि अगर वर्तमान में बात करें तो आंध्र प्रदेश के रीजन है। और वहीं अगर बात करते हैं गोवा की, तो गोवा आपके भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है, जो कि जिसका इस तरफ राज्य होगा उसके कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरफ राज्य या तो कृष्णदेव राय का था, कृष्णदेव राय उस समय तक समाप्त हो चुके थे, कृष्णदेव राय बचे नहीं, बचा कौन? बीजापुर का सुल्तान। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप मतलब निग्लेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको याद है तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट चल रही है। तो कुल मिला के अल्बुकर्क ने जो गोवा था, गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं आगे थोड़ा, अल्बुकर्क ने गोवा को, वही सेम नीचे ही लिखा है कि इसने 1510 में गोवा को विजय प्राप्त की गोवा पर, और 1511 में मलक्का पर कब्जा करके पुर्तगाली सेना का नेतृत्व किया था। ये पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, और अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों के दौरान वह प्रशासक बन गया था। दूसरे गवर्नर पुर्तगाली के रूप में इसके द्वारा किए गए काम पुर्तगाली साम्राज्य की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये तो देखो हालांकि बताने वाली बात नहीं है, अगर आपको इतना भी नहीं पता फिर तो भाई बेकार है। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी से विद्रोह का बिगुल फूका था, झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिंपल सी बात, झांसी से कौन हो गया? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी पद्मावती थी नहीं, क्योंकि ये चित्तौड़ से संबंधित है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से संबंधित है। और रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा कहाँ से संबंधित है? ये शायद असम से संबंधित है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुझे ये याद नहीं है रानी चेन्नम्मा कहाँ से संबंधित है। तो कुल मिला के झांसी का जो कंट्रोल था वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में था, के हाथ में था। ठीक है, तो वहां से जो विद्रोह का जो कंट्रोलिंग होगी या नेतृत्व का, वो भी रानी लक्ष्मीबाई ही करेंगी। ठीक है, इनका जन्म के बारे में अगर बात की जाए, इनका जन्म काशी में हुआ था। बचपन में इनका नाम मनु था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तथा माता जी का नाम भगीरथी था। बचपन में इनका नाम मनु था, हालांकि इनका ऑफिशियल नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, मनु कहकर बुलाते थे। 1857 के दौरान ये हुआ था। और ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि अ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में किस गवर्नर सॉरी किस अंग्रेज अधिकारी ने लड़ाई लड़ी थी? ठीक है, जेम्स करके एक व्यक्ति था, जेम्स ह्यूरोज। आप कमेंट करके बताइए कौन सा व्यक्ति था जिसने झांसी में जो आग थी या कह सकते हैं विद्रोह था उसको कुचला था। ठीक है, वो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हालांकि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका देहरादून। अगर आप भी आज भी आप देखें तो जो दून कॉलेज है वो भारत का सबसे ज्यादा महंगा कॉलेज है। ठीक है, 1906 में देहरादून में हुई थी। इस पहली बार 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अब ICFRE के तहत एक संस्थान है, जिसे, हालांकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो यार भूदान आंदोलन तो विनोबा भावे ही हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी तथा और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? मैंने आपको बताया था, जो सूरत अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1907 में। 1907 में ये डिवाइड हो गया था। 1905 में भारत का जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। और यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, हालांकि पूछा भी गया है, तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनको इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को इंडिकेट करना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के दौरान था, वो किसने किया? देखिए, कुंवर सिंह होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कुंवर सिंह जी जो थे वो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे, और इन्होंने 1857 का जो विद्रोह किया था उसमें लीडरशिप की थी। नाना साहब होंगे नहीं। अब बचा कि बिरसा मुंडा जी तथा सिद्ध मुर्मू। तो ये बेसिकली बिरसा मुंडा जी जो है वो अहोम साम्राज्य से संबंधित हो जाएंगे, जो कि असम, बिरसा मुंडा नहीं, बिरसा मुंडा तो उड़ीसा से संबंधित है ना। हम्म, बिरसा मुंडा जी उड़ीसा से संबंधित है, और सिद्धू मुर्मू जी है, ये बिहार और कह सकते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र है
उससे संबंधित है। तो कुल कुल मिला के जो संथाल विद्रोह है, वो सिंधु जी कान्हू जी से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में संथाल जो आदिवासी ट्राइब या कह सकते हैं कम्युनिटी थी, जो कि मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच में केंद्रित है, ये बिहार से संबंधित है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह विद्रोह भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूली के विरोध में था। संथाल विद्रोह को सिद्धू और कानू, ये देखिए दो नाम आ गए, सिद्धू और कानू। ठीक है, तो दो संथालों ने अपने नेतृत्व में किया था। सिद्धू और कानू ने घोषणा की कि ठाकुर जी भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे आजादी के लिए हथियार उठाएं। ठीक है, तो कुल मिला के सिद्धू कानू ने किया था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के लीडर थे सिद्धू जी और कानू जी। इन्होंने मतलब कुल मिला के वही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नीनो डी कुन्हा, ये एक पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, तो ये जो था क्या बोल रहा है, नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। देखिए पुर्तगालियों का जो हब बन गया था वो गोवा बन गया था। तो इन्होंने क्या किया था, कोचीन से अपनी सारा बोरी बिस्तरा बांध के ये गोवा पहुंच गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन, पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में। पहला यात्री वही था यार, क्या बोलते हैं उसका, वास्को डी गामा। ठीक है, और वो कब आया था, 1498 में। कहाँ पहुंचा था, कालीकट में, मतलब केरल के कालीकट पे। वहां का राजा जो था उसको जमूरिन बोला जाता था। ठीक है, तो जमूरिन ने इसका काफी अच्छा खासा स्वागत किया था। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि जो वास्को डी गामा था उसका स्वागत किसने किया था, केरल के कालीकट तट पे। तो वहां का जो राजा था, बेसिकली उस राजा का जो पद था उसको ही जमूरिन बोला जाता था। तो जमूरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमान सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमार सोनार बांग्ला, ये बेसिकली ये बंगाल का कह सकते हैं कि जैसे भारत का राष्ट्रगान है, भारत का जैसे जनगण मन, ठीक सेम इसी तरीके से ये बंगाल का जो बांग्लादेश है वहां का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो ये किसने लिखा था, ये लिखा था आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और यही कालांतर में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। और पहली बार ये सितंबर 1905 में बंग दर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्यों, क्योंकि 1905 में ये इन्होंने लिखा था। क्यों, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो फिर बंगाल के इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, दोनों लोगों के अंदर एक भाईचारे की नींव को रखने के लिए, उनकी आपस में वो दिखाने के लिए, मित्रता दिखाने के लिए, अपना रिश्ता दिखाने के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये इसका कह सकते हैं कि ये अमर सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। एंग्लो इंडियन, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ये आपका अलीगढ़ में, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, वो इसी ये यही जो कॉलेज था यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है। ठीक है, और एक और बात की जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित राजा का नाम बताइए, वो राजा जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या कह सकते हैं कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाने के लिए अपनी जमीन दान की थी। उस उस राजा का नाम क्या था, तो वो बेसिकली राजा का नाम हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं। और सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में 1875 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, और 1920 में 9 सितंबर को के दिन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस शिक्षण संस्थान का आदर्श वाक्य है अल्लामल इस, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, छोड़ो यार इसको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था। खालसा पंथ की जो नींव थी वो किसने रखी थी, वो आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा के जो 5, वो कह सकते हैं कि जो 5 प्रतीक है, उसमें पहला आपका हो जाएगा केश। ये बेसिकली सिख धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से। इसमें केश, दूसरा कंगा, तीसरा कक्षा, चौथा कड़ा, और पांचवा कृपाण। ये सिख धर्म का जो खालसा पंथ है उसकी 5 प्रतीक है। इसमें केस की बात की जाए, इस केस को का कह सकते हैं कि केस को बोला जाता है बाल। तो जो खालसा पंथ को फॉलो करते हैं, वो जो सिख समुदाय के जो लोग होते हैं उनके अगर आप बाल देखें, वो कभी अपने बाल नहीं कटवाते हैं। दूसरा कंगा,
वो हमेशा अपने साथ में एक कंघी रखते हैं। तीसरा कच्छा, अरे कच्छा तो कच्छा ही है। चौथा कड़ा, आप सभी सिख समुदाय के जो फॉलोवर्स रहते हैं उनके हाथ में आप देखेंगे, जो खालसा पंथ को बेसिकली फॉलो करते हैं सिख धर्म में भी, तो उनके हाथ में आप कड़ा अवश्य देखेंगे। और पांचवा है कृपाण। कृपाण बोला जाता है बेसिकली तलवार को। भले वो छोटा सा एक कह सकते हैं चाकू जितना ही हो, उनके कहीं न कहीं उनके साथ में ये कृपाण अवश्य रहेगा, ठीक है? और इस खालसा पंथ को 5 कगार भी बोला जाता है, ठीक है? और इसकी जो नींव रखी थी खालसा पंथ की बेसिकली ये रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है? और इन्होंने ही वो लाइन बोली थी, सवा लाख नू एक लड़ावा, गीदड़ नू मैं बाज बनावा। और ऐसे ही कुछ था, गीदड़ नू मैं बाज लड़ावा, कुत्ता नू मैं शेर बनावा, सवा लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। ऐसा करके कुछ इनका डायलॉग है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो बीडी सावरकर जो द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम था अभिनव भारत। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे ये बोल दिया जाए कि अभिनव भारत से संबंधित कौन है तो बीडी सावरकर, या ये पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारियों का जो गुप्त समुदाय था उसको क्या बोलते हैं, अभिनव भारत। अभिनव भारत का गठन किसने किया था, बीडी सावरकर ने। इस तरीके से कुल मिला के अभिनव भारत के आसपास ही क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो बीटी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। अभिनव भारत समिति 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर तथा नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था, ठीक है? और युगांतर पत्रिका का प्रारंभ वरेंद्रनाथ घोष ने किया। ये तो युगांतर एक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। युगांतर जो है वो वरेंद्रनाथ घोष जी हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था? मतलब कुल मिला के ये हमारे हमको 4 प्रणालियाँ दी गई हैं, जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित थी या फॉलो की जाती थी। इसमें गाँव किस प्रणाली में, जो हमारे ग्रामीण सिस्टम होता था या गाँव होता था, उसको मूल इकाई के रूप में जाना जाता। तो पहला आपका जमींदारी प्रणाली, ठीक है? सॉरी, जागीरदारी। तो जागीरदारी होगी नहीं, क्योंकि जागीरदारी कई गाँव को मिला के एक जागीर बनाई जाती थी, ठीक है? मतलब कई सारे गाँव को मिलके, ठीक है? वहीं अगर जमींदारी की बात करें तो यह भी कई गाँव को मिला के एक जमींदार होता था। रैयतवाड़ी तो बहुत टॉप अलग लेवल पे पहुँच जाएगी। बची आपकी महलवाड़ी। महलवाड़ी ही होती थी जो कि गाँव को इसमें आधार माना जाता था महलवाड़ी में, ठीक है? महलवाड़ी बेसिकली एक गाँव में एक महल होएगा तो वहाँ पे सबको सबको अपना टैक्स जमा करना होता था। दैट इज़ महलवाड़ी, ठीक है? यानी कि भू राजस्व में की जो मूल इकाई के रूप में अंग्रेजी प्रशासन में गाँव को जो आधार माना जाता था वो था महलवाड़ी प्रथा, ठीक है? क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार जो था, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लिएगा आप। पंजाबी। केसरी समाचार पत्र था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था, महाराष्ट्र में प्रकाशित किया गया था, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका मराठी लैंग्वेज में, ठीक है? ध्यान रखेंगे, केसरी पत्र था वो मराठी लैंग्वेज में था। और एक और पत्र था इनका, वो आपका एक दूसरा पत्र, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। चलो आगे आएगा तब मैं बताऊंगा उसको। पर ध्यान रखें इनके 2 पत्र थे, एक केसरी था, एक और था, वो मैं यार नाम ही भूल गया हूँ। छोड़ो उसको, आगे बात करते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, या कह सकते हैं सिंपल सा आप मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो, सीधा सा मैं कॉन्सेप्ट, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है? और 1907 में क्या हुआ था, आपका कांग्रेस में विभाजन। और इसी बीच में 1906 में, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, उसी का गुस्सा बेसिकली 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के रूप में निकल के बेसिकली एक आया था। ये भी एक रीजन हो सकता है कांग्रेस के डिवाइड होने का। 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नवाब बकार उल मुल्क कर रहे थे। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ।
इसमें आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था और मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इनको भी अपना लीडरशिप मिल रही थी। नेता चाहे आज के हों या आजादी के पहले, आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले, नेताओं की कैटेगरी बिल्कुल नहीं बदली। इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए हर तरीके से, हर जगह पे, जहां भी इनको लगा, इन्होंने पब्लिक का ही काटा है। समझे? आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषक से एकत्रित भू राजस्व के रूप में जाना जाता था, यानी कि किसानों से जो भू राजस्व लिया जाता था, उसको किस रूप में जाना जाता था? उसको बोला जाता था रैयतवाड़ी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी। एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषक से एकत्रित भू राजस्व या कृषक के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के कुर्ग में भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। महलबाड़ी की अगर बात की जाए तो महलबाड़ी जो थी, महल शब्द का शाब्दिक अर्थ जागीरदार, जागीर अथवा गांव है। ठीक है, और इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था केवल गांव के साथ स्थापित की, ना कि कृषक के साथ। देखो, जो रैयतवाड़ी थी उसमें डायरेक्ट जो टैक्स था वो किसान देता था अंग्रेजों को। वहीं अगर महलवाड़ी की बात की जाए तो वहां पे एक गांव बांध दिया जाता था। अब सारे गांव के जो किसान थे वो मिलके गांव में एक जगह रख देते थे, एक एक लीडर बना देते थे एक तरीके से, उसके यहाँ पे अपना टैक्स रख देते थे, वहां से अंग्रेज उठाते थे। वहीं अगर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जमींदारों को कंट्रोल दे दिया गया था। जमींदार 11, सपोज मान लीजिए 11 हिस्सा लेते थे। सपोज 100 टोटल है तो 100 में 11 हिस्सा टैक्स के रूप में लेते थे और उस 11 में जो 10 हिस्सा था, 10 अंग्रेज ले जाते थे, बचा हुआ एक हिस्सा जमींदार लेता था। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा ज्यादा ये काफी ज्यादा हो गया था। ये जो स्थायी बंदोबस्त था या कह सकते हैं जो जमींदारी व्यवस्था थी, यहाँ पे क्या होता था कि जमींदार जितना ज्यादा टैक्स ले लेता था उतना ज्यादा उसको फायदा हो जाता, तो फिर वो दबा के टैक्स लेता था। मतलब टैक्स मान लीजिए या फिर जो भी तत्कालीन समय में गेहूं थे, अनाज थे, वो ले लिया करते थे। ठीक है, तो ये उस समय की व्यवस्था थी। टैक्सेशन जो प्रोसेस थी वो थी। अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? यार देखो, तत्वबोधिनी जो सभा थी वो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। हम्म एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है। नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ओके। टैगोर से मैं कन्फ्यूज हो गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना थी वो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने की थी, सॉरी, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। और साथ में इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन किया था, यानी कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी तथा एक पत्रिका भी शुरू की थी जिसका नाम ही था तत्वबोधिनी। ठीक है, और राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बाद में जाके भारत के ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या बने थे? छोड़ो उसको। ठीक है, ये समाज सुधारक जो थे तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज के नेतृत्व को भी संभाला था। अगला क्वेश्चन, 1930 में डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो डिप्रेस्ड, ओके, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत की थी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 1930 में इन्होंने शुरुआत की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दबे हुए वर्गों को सशक्त बनाना था और उनको संविधान का जनक बोला जाता है। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 1857 के मुगल विद्रोह के समय जहांगीर था नहीं, औरंगजेब था नहीं, नाना साहब मुगल शासक थे नहीं, बचा बहादुर शाह जफर। इसी को बहादुर शाह जफर बोलते हैं या बहादुर शाह धोती। बाद में इसको गवर्नर जनरल जो कैनिंग था उसने, बाद में वो जब विद्रोह हुआ था उसके बाद में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके, यानी बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना भाई यूएसए में हुई थी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब क्वेश्चन सीधा आएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, अ, लाला हरदयाल,
अगला ऑप्शन हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। और एक और कोई ऑप्शन दे देंगे, मान लो चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पे की थी? अमेरिका में की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली आपकी हो जाएगी भाई मुंबई। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना। और परमहंस मिशन की अगर स्थापना की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस मिशन चलाया था, जो कि बंगाल से संबंधित था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और परमहंस जी को रामकृष्ण परमहंस ही जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको काली माता ने, जो कि कलकत्ते में, जो बंगाल है वर्तमान का, वहाँ पे कलकत्ता है, कलकत्ते से संबंधित है आदिशक्ति माता काली। तो काली माता काली का पुत्र भी रामकृष्ण परमहंस जी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जेआरडी टाटा, जेपी नारायण, केसी नियोगी, या फिर एम एन रॉय। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे जेपी नारायण। सर्वोदय योजना की का जो मसौदा था वो जेपी नारायण ने तैयार किया था। यहाँ पे कुछ और भी है। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, जल जन योजना एम एन रॉय, बॉम्बे प्लान जो कि 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, और गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण जी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग। भाई मतलब टॉप की लिस्ट में डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसने की थी या किसके नेतृत्व में हुई थी? जोनाथन डंकन, लॉर्ड डलहौजी, जेरोजियो मैकाले। आंख बंद करके मैकाले लगा देना। नाम भले इसका खतरनाक मैकाले वाला, पर इसने बहुत अच्छा काम करा था भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता या प्रथम इसी के समय पे, लॉर्ड मैकाले के समय पे भारत में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, या फिर विस्काउंट बोवेल। तो ये की थी आपकी लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा इरविन ने की थी। और इरविन का कार्यकाल 1926 से 1971 तक रहा था। और इसके समय पे ही साइमन कमीशन भारत आया था। और इरविन और गांधी के समझौते को ही सरोजनी नायडू जी ने दो महात्माओं का मिलन बोला था। और इसी के टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे पहले में गांधी जी गए नहीं थे, दूसरे में गए थे, दूसरे दिन तीसरे में एक एक में गए थे। और राजपूताना नामक एक जहाज था जिसपे बैठ के गांधी जी गए थे, और वहां पे अ, उस सभा को बीच में से छोड़ के वापस चले आए थे। ठीक है। कलकत्ता, मद्रास भारत के राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये आपके हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि कलकत्ता, मद्रास में जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, ठीक है, वो निम्न में से कौन सा व्यक्ति था जिसने उनको स्थापित किया था? वो था व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि बाद में जाके भारत का गवर्नर जनरल भी बना था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 तक भारत का अंतिम गवर्नर गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में हुए प्रमुख कार्य, जिसमें बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति की थी। ठीक है, 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। 1774 में प्रथम आंग्ल मराठा वॉर हुआ इसके कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर हुआ। कलकत्ता मद्रास की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना तथा कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला पॉइंट आपको। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा नहीं की संगीतबद्ध नहीं की गई? चकला चलोरे, चित जेथा भय शून्य, अमार सुनार बांग्ला, कदम कदम बढ़ाए जा। तो बेसिकली कदम कदम बढ़ाए जा ये इनकी रचना नहीं है। और ये बेसिकली कदम कदम बढ़ाए जाए, ये सुभाष चंद्र बोस जो कि थे आजाद हिंद फौज के, कह सकते कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, ये उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, या उनके द्वारा लिखी गई थी। बकाया बची हुई जो एकला चलोरे, अमर सुनार बांग्ला जो कि बंगाल का राष्ट्रगान भी है, और चित जेथा भय शून्य, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। ठीक है, और ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए। कदम कदम बढ़ाए जा नामक रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई थी। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का तेज कदम चाल गीत था। इसे सन 1942 में कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। यह आगे चलकर भारत में एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत भी बना था।
और भारतीय सेना का कदम चाल गीत भी यही है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और कुछ था यार, मैं तो भूल गया हूँ ये। मैंने भी अपने स्कूल टाइम पे ये कह सकते हैं कि मंच पे चढ़ के ये गाना गाया था, ये गीत गाया था, जो भी था। हाँ वो था, सामने कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, सामने पहाड़ हो सिंह सी दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम झुको नहीं, ऐसा कुछ था जो भी था। ठीक, आगे बात करते हैं। अ, स्कूल के दिन याद आ गए थे थोड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक अखिल इस्लामी आंदोलन, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन। बेसिकली देखिए, बरेली आंदोलन होगा नहीं, खिलाफत होगा नहीं, वहाबी हो सकता था, पर देवबंद आंदोलन इसका आंसर है। ठीक है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। इसके तहत रूमाल पर गुप्त संदेश लिखकर भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर न लग सके। दारुल उलूम देवबंद, जो कि वर्तमान के सहारनपुर, सहारनपुर ही है ना? हम्म। देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 को हाजी साबित हुसैन व मौलाना कासिम ननौतवी द्वारा रखी गई। और यही देवबंद में ही अभी अगर आप देखें, जो अफगानिस्तान या कह सकते कि तालिबान के, या अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, मुत्तगी, मुत्तगी है ना, हाँ जो भी नाम है, आमिर मुस्तगी, वो यहाँ पे ही आके थे, मतलब भारत में चूंकि वो 7 दिन रहे थे, पर उसमें से भी वो 2 या 3 दिन देवबंद में रहे थे। ठीक है, देवबंद बहावी विचारधारा इस्लामी शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके किशोरी मोहन गांगुली जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? तो किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी? गुरु हरराय जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादियों में कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था, जो 1906 में शुरू की गई थी? तो युगांतर पार्टी का जो सदस्य नहीं था, वो व्यक्ति हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? ये हो जाएगा आपका बंगाल में। ध्यान रखिएगा, 1946 में ये भी जमीन से संबंधित आंदोलन था, किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन इसका नाम था। ये बंगाल से शुरू किया गया था। तेभागा आंदोलन बेसिकली किसान सभा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी किसान मोर्चा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था, और महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक था। इसमें किसानों ने फ्लाइग कमीशन की सिफारिश के अनुसार लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह तथा भवन सिंह थे। यह बंगाल में 28 में से 15 जिलों में फैला था, विशेषकर उत्तरी तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्र में। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया था, और इसे खेती और मजदूरों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? तो इसके जो सदस्य हो जाएंगे वो तीनों हो जाएंगे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसी को बेसिकली क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है, या कैबिनेट मिशन भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 155, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? खिलाफत दिवस आपका मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को, जो कि 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 17 अक्टूबर 1919 को ही ये प्रारंभ किया गया था। और हालांकि ये क्यों किया गया था, ये मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ। और इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए मुकदमे के रूप में भी लोकप्रिय है। और नवंबर 1945 को मई 1945 के बीच में आईएनए के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। यानी कि किस व्यक्ति पर, किस मैटर में ये मुकदमे थे? ये बेसिकली जो लाल किला मुकदमे हैं, ये इससे संबंधित है। चूंकि आप सभी मतलब अगर आपने पढ़ा, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शहनवाज खां पे संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। कब चलाया गया था? चूंकि जब सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है कि 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में चूंकि जो आईएनए है, या कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज है,
ये अंदर घुस रही होती है उस, लेकिन बाद में आजाद हिंद फौज बंगाल या बिहार आते आते हारने लगती है, हार जाती है इस तरीके से। तो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, सभी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। उसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल दयाल ढिल्लन और मेजर शहनवाज खान, ये चूंकि कर्नल और मेजर लेवल के बंदे थे, तो हालांकि मुकदमा सभी पे चलता है, पर जो नाम आता है वो इन तीन व्यक्तियों पे आता है। और ये जो मुकदमा है बेसिकली, जो वर्तमान में दिल्ली का जो लाल किला है वहां पे ये आंदोलन, या कह सकते हैं ये मुकदमा, या इसकी जो सुनवाई है वो लाल किले में होती है। इसलिए इस मुकदमे का नाम, या इस मैटर का नाम ही, इस मामले का नाम ही लाल किला मुकदमा रख दिया जाता है। ठीक है। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाने की, स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो आप सभी को पता है, अगर आपने जो लाहौर अधिवेशन पढ़ा है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की थी, तो 1930 में 26 जनवरी के दिन ये अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर की रावी नदी के तट पे। ठीक है। तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में, एक तरीके से कह सकते हैं कि यह पूर्ण स्वराज का भी संकल्प लिया था, और यही बोला था कि हम 26 जनवरी या जब भी हम आजाद होंगे, तो 26 जनवरी को ही हम अपना आजादी का दिवस, या कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस अ, मनाएंगे, या कह सकते हैं कि मतलब स्वतंत्रता दिवस तो हालांकि हम 15 अगस्त को मनाते हैं, पर इन्होंने गणतंत्र दिवस हम फिर मनाने लगे थे 26 जनवरी को। ठीक है। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? जर्मनी, फ्रांस, चीन, अमेरिका। आप सभी को पता है जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, और हिटलर और सुभाष नेताजी की मुलाकात हुई थी। ठीक है। तो वो कहाँ पे, सिंपल सी बात है, अगर मदद लेने जाएंगे तभी मुलाकात होगी, तो वो कहाँ पे होगी? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, बाड़ी जो भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो बेसिकली टोडरमल को दिया जाता है। टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति था, टोडरमल। ठीक है। और अकबर के जो कह सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड था, वो टोडरमल ही था। ठीक। अगला हम बात करते हैं कि भगत सिंह तथा उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? सेंट्रल असेंबली बम कांड, इसी में वो गिरफ्तार हुए थे। हालांकि उनको, अगर जो फांसी की बात की जाए, तो फांसी उनको दे दी गई थी, जो ये जो सैंडर्स हत्याकांड वाला जो था मैटर, उसमें उनको फांसी दी गई थी। ठीक है। हालांकि गिरफ्तार उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी अपनी दी थी सेंट्रल असेंबली में बम फेंक के। तो उनको जो गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली में, उन्होंने उन्हें स्वयं ही उन्होंने बम फेंका था, और उसी मैटर में उनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो बर्लिन समिति है 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत स्थापित की गई थी, और इसका आयोजन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ लाला हरदयाल जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम्मरमैन योजना। बर्लिन समिति, जिम्मरमैन, जिम्मरमैन योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? मास्टर दा आपके हो जाएंगे सूरसेन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो एक शॉर्ट नेम वाली क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, कि तिलक के नाम से किसको जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। या लाल बाल पाल किसे जाना जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो सेम इसी तरीके से, जैसे कि आजाद, आजाद के नाम से कौन विख्यात है? तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। या शहीद आजम, तो शहीद आजम हो जाएंगे आपके भगत सिंह। ठीक है। सेम इसी तरीके से नेताजी, तो नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मास्टर दा की बात करें, तो ये मास्टर दा आपके सौरव गांगुली नहीं, ये मास्टर दा आपके हो जाएंगे सूर्य कुमार सेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन 163, सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की नींव रखी। यार ये तो कई बार, देखो आपके सामने आज के ही सेशन में ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। ठीक है। और ये हर बार यूपीएसआई के ही एग्जाम में आया, विनोबा भावे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स, ये जॉन बैप्टिस्टा नहीं था। ठीक है, मैं पहले भी आपको ये बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि में से विशेष रूप से अलग किए जाने किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? ध्यान रखेंगे इस बात को, ये व्यक्ति था आपका रहमत अली। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि किसने गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान शब्द को प्रस्तावित किया था? तो रहमत अली हो जाएंगे। देखिए, जिन्ना नहीं था, इकबाल नहीं थे। इकबाल का ना, कह सकते हैं कि जो पहली बार नाम दिया था, वो नाम दिया था इकबाल ने। प्रस्तावित
या स्वीकार कर लिया था, या कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के सामने ये जो नाम रखा था, वो नाम रखा था। जैसे सिंपल सी बात, अगर हमारे घर में कोई मीटिंग हो रही थी, वो आपस में डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे जो नाम दिया था, वो आपका नाम दिया था, पाकिस्तान नाम दिया था इकबाल ने, ठीक है? इसको बड़े लेवल पे, या कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के सामने या हर जगह पे जो प्रस्ताव, मतलब कि माहौल बना के प्रसारित किया, वो किया था रहमत अली ने। जिन्ना तो भाई बस वही है कि लीडर था, तो जिन्ना बाद में यहाँ पे इनका वो बन जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद में वहाँ का क्या उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है, वजीर वजीर ए आला। हाँ, वजीर ए आला ही बोलते हैं। और अबुल कलाम आजाद, ये तो भारतीय ही थे और भारतीय ही रहे थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भाई 1932 से 35 के, 32 से 35, 3 साल में इसने क्या पढ़ लिया होगा। ठीक है, छोड़ो उसको, जितना पढ़ा उतना ही उसने दिमाग लगा पाया होगा। दक्षिण भारत के मालावा क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुई? भारत के जितने भी विद्रोह हैं, और स्पेशली उत्तर भारत को छोड़ के जितने भी विद्रोह हैं, एग्जाम से पहले आप एक बार उन पे नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुर्शिद खान थे। भारत के केरल राज्य में मुसलमानों के द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों तथा के विरुद्ध ये विद्रोह मुपला विद्रोह कहलाता है। मुपला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि केरल में मालाबार तट पर 1836 से 22 तक सभी जमींदार या भूस्वामी हिंदू थे, और अधिकांश तर जो काश्तकार थे वो मुस्लिम थे। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति कह सकते हैं एक विद्रोह था, और इसको मुपला विद्रोह जाना जाता है। मुपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुसलमान थे, ठीक है। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डॉट 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 नामक योजना को, हाँ यही मैं बोल रहा था कि हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था 1961 में, मैं 1962 बोल रहा था क्योंकि 62 में तो हमारी चाइना के साथ में लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए वो स्लिप नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे ये तो लग रहा था कि 62 में हमारी लड़ाई हुई थी, पर वो स्लिप हो गया था चाइना के साथ। तो 1961 में हमने गोवा को आजाद कराया था, किसके थ्रू? ऑपरेशन विजय के थ्रू। ऑपरेशन पराक्रम के तहत हमने जो सियाचिन है उस पे कब्जा किया था, और ऑपरेशन विजय के तहत हमने, हालांकि ऑपरेशन विजय हमने दोबारा एक बार फिर से लॉन्च किया था जिस समय हम कारगिल का वॉर लड़ रहे थे 1999 में। उस ऑपरेशन को भी हमने ऑपरेशन विजय नाम दिया था, लेकिन जो गोवा वाला था 1961 में, इसको हमने ऑपरेशन विजय कह सकते हैं कि नाम दिया था, ठीक है। और इसके तहत हमने गोवा को आजाद करवा लिया था, और लगभग 450 साल बाद हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था। अगला क्वेश्चन बन जाता है 168। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। ये अगस्त ऑफर था, या अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव को ही पोस्ट डेटेड चेक भी बोला था। किसने बोला था? ये गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जिस समय 1935 अधिनियम लाया गया था, उस समय विलियम बेंटिंग जो था, सॉरी बिलिंगटन, ठीक है, विलियम बेंटिंग निकला, बिलिंगटन जो था वो उस समय भारत का वायसराय था, या कह सकते हैं भारत का जो गवर्नर जनरल था 1935 के अधिनियम के टाइम पे, या 1935-37 के अकॉर्डिंग टाइम पे वो बिलिंगटन था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज फाइव, नहीं, हाँ, फाइव सिक्स, किंग जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई? तो वो हो जाएंगे आपके माउंटबेटन और सिराज गोपालाचारी, ठीक है। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या कह सकते हैं भारत का अंतिम वायसराय था, और ये सिराज गोपालाचारी जी भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं 171, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? ये बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों से हस्तांतरित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? ये आपका 1858 का अधिनियम था, ठीक है। सिंपल सी बात, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 1858 का अधिनियम था उसके तहत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने अपने कंट्रोल में
सारी शक्तियां ले ली थी। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? ये आपके प्लानिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि से मालिकों ने प्रवेश करने के लिए, जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था? वो आपका हो जाएगा भूदान आंदोलन, ठीक है। और भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। भाई यूके की उसका अधिनियम है, क्लियर है, क्योंकि भारत से तो संबंधित है, पर अधिनियम तो 1947 का भारत से संबंधित है, पर पास तो वहीं से होके आया था भाई, लंदन से ही तो पास होके आया था। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान है, ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्ण संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। हाँ, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बात है, तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी ये हो जाएंगी आपकी अरुणा आसफ अली, ठीक है। देखिए सुचेता कृपलानी होंगी नहीं, सरोजनी नायडू होंगी नहीं, मैडम भीकाजी कामा होंगी नहीं, तो ये आपकी हो जाएंगी, सॉरी, ये हो जाएंगी आपकी अरुणा आसफ अली जी, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने ही तिरंगा झंडा फहराया था, तो वो हो जाएंगी, ठीक है, अरुणा आसफ अली जी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन गिरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? सिंपल सी बात, तेलंगाना का ही वो गांव था, मैंने आपको पहले भी बताया था। गांव का नाम क्या था? कमेंट करके बताओ आप लोग। सबसे मैं 6 बार नाम बता चुका हूँ इसका। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषणा पत्र घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? वो हो जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र। एक और देख लेते हैं इसके बारे में। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। अटलांटिक चार्टर में के एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया गया था जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सके तथा निजीकरण तथा आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सके। इस घोषणा के दौर अंतर्गत यह स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया था। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक भी माना जाता है। तो वो बेसिकली यार ये हो जाए अटलांटिक घोषणा, कुल मिला के, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लिनलिथगो था। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1944 से लेके 1948, ठीक है, लिनलिथगो। सॉरी 1939, सॉरी 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 सॉरी, ये 1939 से लेके 1944 या 45 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, और हालांकि वैसे भी वो पता है यार विश्व युद्ध क्या था क्या नहीं था। कुल मिला के आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगर बात करी जाए भारत का गवर्नर की बात बारे में या भारत के वायसराय के बारे में, तो वो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो सक्रिय भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। हालांकि ये प्रारंभ हुआ था उनके विनोबा भावे के तहत, और जेपी नारायण जी भी चूंकि महात्मा गांधी के शिष्य थे और वो भी इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू प्रकरण के प्रवेश के लिए मना कर दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बेसिकली कनाडा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअली क्या था इसकी स्टोरी भी, हालांकि नीचे दी गई है, यहाँ से ही बता देते हैं। 23 मई 1914 को जापानी जहाज कामागाटा मारू, ये जहाज का नाम है बेसिकली, ठीक है। और ये सीधी यात्रा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया या कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचता है, जिसमें 375 यात्री थे। इन यात्रियों में अधिकतर सवार यात्री पंजाब और ब्रिटिश राज से थे। इन प्रवासियों को कनाडाई सरकार ने अपनी जमीन पर उतरने से रोक दिया था और सिर्फ 24 लोगों को उतारकर बाकी को वापस भेज दिया था। यानी शेष यात्री कोलकाता के भजभज बंदरगाह पर पहुंचने लगे। पहुंचने पर अंग्रेजों की फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी, मौके पर ही मौत हो गई थी, और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। शेष भागने में सफल रहे। इस घटना ने आजादी की लहर को और तेज कर दिया। ये बेसिकली क्या था, एक जापानी जहाज था, जापानी जहाज को किराए पे लेके, ठीक है, जापानी जहाज था, इसको किराए पे लेके ये लोग भारत से कनाडा जा रहे थे, भारत से ही कनाडा जा रहे थे ना।
तो अंग्रेजों को पता चल गया कि इसमें कुछ क्रांतिकारी लोग हैं, तो उन्होंने कनाडा सरकार को इंगित कर दिया या सूचित कर दिया था। इस वजह से कनाडा सरकार ने इनको अपने यहाँ पे लंगर ही नहीं डालने दिया, या कह सकते हैं कि इनको वहां पे रुकना ही नहीं दिया और उनको तुरंत वहां से वापस भेज दिया। वही बात है, जहाज जा रहा है कहीं पे तो रुकना ही पड़ेगा। तो फिर वो लोग वापस भारत वापस आ गए थे। भारत के कालका जो वर्तमान पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास में एक बंदरगाह था, बजबज बंदरगाह। तो वहां पे जाके जो उन्होंने साइड में अपना जहाज लगाया, और जैसे ही उन्होंने साइड में जहाज लगाया तो अंग्रेजों ने मतलब सीधी ऑन द स्पॉट जो आपका हुआ था जलियांवाला बाग में हत्याकांड में सीधा मतलब ऑन द स्पॉट फायर खोल दिया था। सेम इसी तरीके से इस जहाज के ऊपर भी फायर खोल दिया गया था। हालांकि इसमें मतलब ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था कि हम इसमें सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उसमें सिंपल सी बात है ना, जब ऑन द स्पॉट आप सीधा फेस टू फेस फायर खोल दोगे तो उसमें बहुत सारी जानें जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के तामागाटा मारू जो प्रकरण था वो जापानी जहाज था, और 1914 में ये कांड हुआ था, और ये कनाडा से संबंधित है और भारत से संबंधित है, ठीक है। और इसमें मूलतः पंजाबी सिख कमेटी के लोग भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें नियुक्त होने वाले पहले भारतीय वो कौन हो जाएंगे? आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये हो जाएंगे आपके सीएम एंड्रूज। एक बार देख लेते हैं। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाने के लिए राजी करने में सीएम एंड्रूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। इसीलिए 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। ये आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए। जो जलियांवाला बाग में लोग गिरफ्तार, या कह सकते हैं कि ये दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी। उनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने या पुलिस ने। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अपना सिंपल बस विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मीटिंग करने के लिए भारतीय लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और वहां पे आके जनरल ओ डायर ने आके आदेश दे दिया और वहां पे ऑन द स्पॉट गोलियां चलवा दी थी। तो कुल मिला के वो व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक क्षेत्र था। तो आपको मैंने बताया था गोवा था पुर्तगालियों के अंडर अंतर्गत, ठीक है। और गोवा को आजाद करना कराने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। कब चलाया था? 1961 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1971 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? वो हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट जी, ठीक है। और एनी बेसेंट जी ने अगर बात की जाए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और दूसरा इनके साथ में थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी ये बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू जी। और ये भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट जी। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए कॉलम बी से मिलान करिएगा आप। बीइंग इंडियन पवन वर्मा, द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, चंदालिका रविन्द्रनाथ ठाकुर, माय मास्टर स्वामी विवेकानंद। काफी इंपोर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई 2018 की उसमें ये पूछा गया है। भारतीय आजादी में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है? ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि भारत से संबंधित भारत की पहली लड़ाई है। भारत की पहले कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह है, इसको आजादी की पहली लड़ाई बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपका यूपीएसआई एएसआई 2018 के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ईस्टर्न जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसको स्थापित किया था। तो नेशनल इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये होगा नहीं, खिलाफत आंदोलन होगा नहीं, ऑल इंडिया मोहम्मदन एसोसिएशन यही हो जाएगा आपका। यही बाद में आगे चल के ये बन गया था आपका, क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग का। इसी से मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। शिवाजी के बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के बेटे का नाम क्या हो जाएगा आपका? साहू जी महाराज, सॉरी राजा राम। और राजा राम, हाँ, शिवाजी के बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे राजा राम। हालांकि बाद में साहू जी भी राजा बने थे। बड़ा बेटा संभाजी महाराज और छोटा बेटा राजा राम थे, जो कि ये बने थे, क्या बोलते हैं, छत्रपति। छत्रपति बेसिकली जैसे कि उत्तर भारत में राजा महाराजा बोला जाता है, इसी तरीके से दक्षिण भारत में राजा महाराजा ना कह के छत्रपति, जो वो राजा होता है, राजा के पद को छत्रपति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन
एक्शन डे, हालांकि इसको इसमें रेलगाड़ी लूटपाट योजना है, इसका नाम बदल दिया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, एक्शन। तो ये रामप्रसाद काकोरी ट्रेन की जो घटना है या एक्शन है, इसकी योजना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने बनाई थी? तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां तथा जो आजाद जी थे यानी चंद्रशेखर आजाद जी, ये कुछ 5 नाम इसमें काफी हाईलाइट हुए थे और इन सभी के नाम पे ये केस भी दर्ज हुआ था। ठीक है? इसमें बेसिकली काकोरी ट्रेन लूट पाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी स्टेशन लखनऊ से पहले पड़ता है। अगर आप क्या नाम, ये जो होता है आपका बरेली से लखनऊ की तरफ जाएंगे तो आपको ये काकोरी स्टेशन पड़ेगा। ठीक है, और सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। ये इस लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद जी तो पकड़ में ही नहीं आए थे। हवा महल 1799 में महाराजा ने बनवाया था। तो हवा महल जो बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाई प्रताप सिंह के बारे में, सवाई प्रताप सिंह बेसिकली जयपुर के राजा थे जो कि 1799 के आसपास ये जयपुर के राजा रहे थे। और जयपुर, उस समय जयपुर चूंकि एक राज्य था अपने आप में, सिंपल सी बात है ना। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था और ये लाल और गुलाबी पत्थर द्वारा बनाया गया था, जो कि राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसके वास्तुकार लाल चंद्र उस्ताद थे। अभी यूपीएसआई एसआई का एग्जाम हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन सेम सवाई प्रताप सिंह से ही पूछा गया था ना, नहीं सवाई जयसिंह से पूछा गया था। उन्होंने बनवाया था हवा महल। ठीक है, तो हालांकि वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। उसमें ये बोला गया था जैसे ये है ना हवा हवा महल, इसमें इस क्वेश्चन में सीधा बोला गया कि हवा महल किसने बनवाया। अगर ये आता तो मुझे पता था सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया, लेकिन इसने ये पूछ दिया कि हवा महल का जो रचनाकार था या जो वास्तुकार था वो कौन था, तो ये मुझे नहीं पता था। सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें सीधा सा क्वेश्चन आया था कि बताइए जो आपका लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल किसने बनवाया? मुझे पता था जो लोटस टेम्पल था वो सवाई जयसिंह ने बनवाया है। ये सवाई जयसिंह भी जयपुर के ही राजा थे। ठीक है, लेकिन उसने ये पूछ लिया था कि जो लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल होगा या जंतर मंतर जो भी है, दो में से एक है। मतलब कुल मिला के वो उन्होंने ही बनवाया था सवाई जयसिंह ने। तो उसका वास्तुकार कौन था तो वो भी मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम सवाई प्रताप सिंह या, या आप कह सकते हैं लखनऊ राजघराने से जो भी क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम से वो अवश्य उठा रहा है। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डॉट 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 क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, देखिए, बलूचिस्तान में करेगी नहीं क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया, सियाचिन में भी करेगी नहीं, इम्फाल, कोहिमा और सिक्किम, इन दो में से ही एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आजाद हिंद फौज थी वो सिंगापुर से इस तरफ से घुसी थी। अब इस तरफ सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा? नागालैंड और सिक्किम, ये दोनों लगे हुए हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है ये इम्फाल कोहिमा होना चाहिए। बाकी एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, निर्माण के बाद में आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा सेक्टर में कार्रवाई कर रही थी और आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो बेसिकली वो जा रहे थे प्रिटोरिया शहर में। ठीक है, प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उस समय गोरे लोगों के लिए जो आरक्षित था और उन्होंने उनको लात मार के उतार दिया था। और उस बेसिकली स्टेशन का नाम उन्होंने पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती उनको धक्के मार के उतार दिया था। और उसके बाद में उनके अंदर जुनून आ गया, अब तो यूपीएससी निकलेगा, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उसके बाद में आगे हम आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो भाई इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा। मैंने आपको बताया था अनार या अमार जो भी है, अमार सुनार बांग्ला, वो अमार है, हाँ, अमार सुनार बांग्ला ये राष्ट्रगान है। ये बांग्लादेश का 1906 में इन्होंने लिखा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था, कहाँ पे किया था? कश्मीर में। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करा था? जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा बेसिकली 1917। 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन
करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस.ई. सैडलर हैं। साथ ही 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके सदस्य थे। इस आयोग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत की थी। हालाँकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्तमान के हिसाब से नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा 1917 में सैडलर आयोग बना था, जो उसने हायर एजुकेशन के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से हुआ था? वो देवदासी। देवदासी बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ये बेसिकली मद्रास या बंगाल के रीजन में होती थी और 1800 देख लेते हैं इसमें ये क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन। 1893 में मद्रास हिंदू सुधार एसोसिएशन का आरंभ देवदासियों या देवदासियों को बेसिकली ये कह सकते हैं कि वैश्याओं की मदद से हुआ था। और भारतीय समाज में स्त्रियों का एक विशेष वर्ग था। ये देवदासियां हिंदू राजा महाराजाओं के घर पे नृत्य वगैरह करती या जो भी डॉट डॉट इनका काम होता है वो करती थी। अ, इनकी वजह से समाज में नैतिक पतन, चरित्रहीनता, महिला हीन दशा जैसी समस्याएं शुरू हो गई थी। यह संगठन ऐसी सामाजिक कुरीतियों के सुधार के लिए जाना जाता है। तो क्लियर? अ, आज हमने लगभग 200 क्वेश्चन अराउंड किए थे या जो जितने भी किए हों मुझे याद नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे हैं, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या कितनों के आप जवाब दे पाए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, कल के वीडियो में, ठीक है? तो कल के वीडियो में हम इसी के आगे हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे और भी अभी कई सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग हमारे पास में इतिहास से संबंधित 300 प्लस क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और खुश रहें, आबाद रहें, अपनी तैयारी को और प्रगति दें, अपनी तैयारी इसी तरीके से आगे करते रहें, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके? बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।